नमस्कार दोस्तों। आज हम महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? इसका राइट आंसर है ए, अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ए, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। बी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सी, लोकसभा अध्यक्ष। या फिर डी, भारत का महान्यायवादी। इसका राइट आंसर है डी, भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? ए, संसद द्वारा। बी, राष्ट्रपति द्वारा। सी, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। डी, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। बी, महान्याय अभिकर्ता को। सी, महान्यायवादी को। या फिर डी, महाधिवक्ता को। इसका राइट आंसर है सी, महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? इसका राइट आंसर है सी, भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। ए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सी, सचिव विधि मंत्रालय। या फिर डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। ए, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के। बी, प्रधानमंत्री के। सी, लोकसभा के। या फिर डी, भारत सरकार के। इसका राइट आंसर है डी, भारत सरकार के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? इसका राइट आंसर है बी, महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए या संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ए, फर्स्ट, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सेकंड, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्ह होगा। सेकंड, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। इसका राइट आंसर है ए, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसी पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। सेकंड है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। थर्ड, लोकसभा में बोल सकता है। या फिर फोर्थ, लोकसभा में मतदान कर सकता है। इसका राइट आंसर है सी। संविधान के अनुच्छेद 88 में तथाकथित अभिकथित प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? इसका राइट आंसर है भारत के महान्यायवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। सी, मुख्य चुनाव आयुक्त। या फिर डी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। इसका राइट आंसर है बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? ए, भारत के महालेखा परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक। बी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। सी, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। या फिर डी, भारत के अटॉर्नी जनरल। इसका राइट आंसर है डी, भारत के अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? इसका राइट आंसर है, इसमें देखेंगे इसकी व्याख्या में, एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है। इसलिए विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए यहाँ उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचारणीय हो तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ए, उपराष्ट्रपति। बी, महाधिवक्ता। सी, मुख्य न्यायाधीश। या फिर डी, महान्यायवादी। इसका राइट आंसर है डी, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसका राइट आंसर है ए, उपराष्ट्रपति। और सी, महान्यायवादी। भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। सी, उसे संसद में मत देने का अधिकार है। या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी एंड डी। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? ए, सरकारी अधिवक्ता। बी, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी। सी, कानूनी सलाहकार। या फिर डी, प्रशासनिक अधिकारी। इसका राइट आंसर है सी, कानूनी सलाहकार। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, इसे सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, या सी, प्रधानमंत्री का सलाहकार, डी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी। इसका राइट आंसर है बी, एक न्यायिक सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ए, महान्यायवादी। बी, एडवोकेट जनरल। सी, महान्याय अभिकर्ता। या फिर डी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर है बी, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165(2) के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? इसका राइट आंसर है महाधिवक्ता। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। इसका राइट आंसर है सी, महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। सेकंड है, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीली तथा सलाहकारी अधिकारिकता होती है। इसका राइट आंसर है डी, न तो एक सही है और न दो सही, दूसरा सही है। इसमें इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 165 एक के अनुसार राज्य के अधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ए, राष्ट्रपति द्वारा, बी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी, अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, या फिर डी, वित्त मंत्री द्वारा। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 एक के तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151 एक के अनुसार भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? ए, अनुच्छेद 146 के तहत, बी, अनुच्छेद 147 के तहत, सी, अनुच्छेद 148 के तहत, या फिर डी, अनुच्छेद 149 के तहत। इसका राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 148 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संघ में के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? ए, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, बी, लोकसभा के अध्यक्ष को, सी, भारत के कानून मंत्री को, या फिर डी, भारत के राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर है डी, भारत के राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? ए, संसदीय अधिनियम द्वारा, बी, संविधान द्वारा, सी, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। ए, 4 वर्ष, बी, 5 वर्ष, सी, 6 वर्ष, या फिर डी, 7 वर्ष। इसका राइट आंसर है सी, 6 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG के वेतन एवं शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। अतः संसद ने CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है, इनमें से जो पहले हो। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। बी, उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। सी, सेवानिवृत्त के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाता है, या फिर डी, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? ए, लोकसभा अध्यक्ष के समान, बी, भारत का महान्यायवादी के समान, सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, या फिर डी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान। इसका राइट आंसर है सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन एक का भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? इसका राइट आंसर है डी, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन
का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। अगला क्वेश्चन है, लोक विधि के फलोत्पादन और आशातीत प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग के कार्यालय का महत्व क्या है? एक, कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। सेकंड, कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वयन परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति पर विचार विमर्श करती है। थर्ड, कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंध में कानून का उल्लंघन किया हो। फिर फोर्थ, कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। इसका राइट आंसर है सी। सेकंड और थर्ड इसमें क्या है, सही है। अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, जिसे संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रण एवं अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं में पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है? ए, भारत के राष्ट्रपति की, बी, सर्वोच्च न्यायालय की, सी, संसद की, या फिर डी, राष्ट्रीय विकास परिषद की। इसका राइट आंसर है सी, संसद की। संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कराई जाती है। अतः नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों पर उपस्थित रहता है? ए, भारत के महान्यायवादी, बी, भारत के अधिवक्ता, सी, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां क्या हैं, वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? ए, अनुच्छेद 146, बी, अनुच्छेद 147, सी, अनुच्छेद 148, या फिर डी, अनुच्छेद 149। इसका राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 149। नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। ए, राष्ट्रपति के द्वारा, बी, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, डी, राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रण महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? ए, प्रवर समिति, बी, प्राक्कलन समिति, सी, प्रधानमंत्री, या फिर डी, लोक लेखा समिति। इसका राइट आंसर है डी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की कार्रवाई की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। इस प्रकार वे इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रह गया? ए, 1975, बी, 1977, सी, 1976, या फिर डी, 1981। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1976। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
धन्यवाद।